ब्रेक के बाद स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। आइए रुक कर लेते हैं कुछ और खबरों की और आपको बता दें कि नैनीताल हाईकोर्ट की खंडपीठ ने मुनि चिदानंद द्वारा ऋषिकेश में 35 रिजर्व फॉरेस्ट की भूमि पर अतिक्रमण कर निर्माण कार्य किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की और अब इस मामले में अगली सुनवाई 13 जुलाई के लिए नियत की गई है। तो वहीं सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने राज्य सरकार से निर्माण कार्य को लेकर जवाब भी मांगा। आपको बता दें कि हरिद्वार निवासी अर्चना शुक्ला ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि ऋषिकेश के निकट वीरभद्र में मुनि चिदानंद ने रिजर्व फॉरेस्ट की 35 बीघा भूमि पर कब्जा कर वहां पर 52 कमरे और गौशाला का निर्माण करवाया है। चिदानंद के रसूखदारों से संबंध के चलते वन विभाग और राजस्व विभाग की ओर से मामले में अनदेखी की जा रही है। लिहाजा उक्त भूमि से अतिक्रमण हटाकर यह भूमि सरकार को वापस सौंपी जाए। मुझसे कई सवाल पूछे गए, पूरा बैकग्राउंड पूछा गया और मैंने ये एप्रीहेंशन में दिखाया कि ये लोग जो है रिजर्व फॉरेस्ट की लैंड के अंदर 20 साल से बैठे हुए हैं और एक्शन टेकन रिपोर्ट भी आ गई है, लेकिन आज तक वहाँ से न बहुत बड़ी 52 कमरों की बिल्डिंग गिराई गई है, न जो छोटा मोटा स्ट्रक्चर बना था वो गिराया गया है। पता नहीं अंदर जो है फॉरेस्ट के लोग हैं या कोई और बैठा है। ये प्रोसीजर जो है लैंड ट्रांसफ़र का नहीं हो सकता। इस पर जो है खंडपीठ ने सरकारी वकील को सुना एवं मुनि चिदानंद के प्राइवेट वकील को भी सुना। उन्होंने कहा कुछ बातें कही कि जो कि आप एक एफिडेविट में इसको लाइए कि कौन सा मोड, कौन सा तरीका होना चाहिए कि जिससे लैंड जो है वो ट्रांसफ़र मानी जाए प्रॉपर। तो वह उत्तराखंड के नैनीताल में महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर्य के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं द्वारा नगर के तल्लीताल पेट्रोल पंप पर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं द्वारा बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम बहुत कम हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं, आज हम सारे कांग्रेस जन यहाँ पर उसका विरोध। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साउथ ब्लॉक में की बैठक में बीआरओ चीफ लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी रहे मौजूद। रक्षा मंत्री ने लेह लद्दाख में चल रही परियोजनाओं की भी समीक्षा की। देश के अलग अलग हिस्सों में भूकंप का आना जारी। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में भूकंप के झटके किए गए महसूस। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सांबा में की कार्रवाई। 5,760 बोतल कोरेक्स कफ सिरप, 38,160 प्रॉक्सीवोन कैप्सूल किए बरामद। 2 ड्रग पेडलर्स को भी किया गया गिरफ्तार। उत्तराखंड के लक्सर में विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। एक किसान को थमाया 12 लाख का बिजली का बिल। किसान यूनियन अध्यक्ष ने लगाए लापरवाही के आरोप। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग मथुर। आइए रुक कर लेते हैं खबरों का विस्तार से। खबर उत्तराखंड के नैनीताल से है, जहां हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट से भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें पूर्व में हाई कोर्ट ने साफ कहा, शिक्षा सचिव के 22 जून 2020 के आदेश के अनुसार स्कूल प्रबंधन जबरन फीस का दबाव नहीं बनाएगा। सुप्रीम कोर्ट में प्रोग्रेसिव प्रिंसिपल एसोसिएशन एंड सेंट जूड्स स्कूल द्वारा आयोजित की गई एसएलपीज की सुनवाई हेतु आज तिथि नियत थी, जिस पर सुनवाई के दौरान हमारे द्वारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बेंच को बताया गया कि 12 मई के आदेश के प्रिपरेशन में जिसके अगेंस्ट ये एसएलपी योजित की गई हैं, उस याचिका को 10 जून 2020 को ऑनरेबल डिवीजन बेंच ने हाई कोर्ट की उसको
अंतिम रूप से निस्तारित करते हुए स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शंस दिए थे और उसकी डायरेक्शंस के परसुएंस में 22 जून को गवर्नमेंट ऑर्डर भी पास हो गया। तो हमारी दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने मैटर को इन्फेक्चुअस डिक्लेयर करते हुए उनको याचिकाकर्ताओं ने अपने याचिका को वापस ले लिया है। साथ ही उन्होंने ये लिबर्टी सीक करी है कि अगर वो एग्रीव्ड हों तो 22 जून के गवर्नमेंट के आदेश को चुनौती दे सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश के मथुरा में न्यायालय के आदेशों की पालना करते हुए जमनापार थाना पुलिस ने 60 लाख रुपए की शराब को नष्ट कर दिया। इस दौरान जानकारी देते हुए एसपी सिटी उदय शंकर सिंह ने कहा, जमनापार थाना इलाके में बरामद की गई 507 पेटी देसी शराब और 1688 पेटी अंग्रेजी शराब को न्यायालय के आदेश के अनुपालन में नष्ट किया गया, जिसकी कीमत 60 लाख रुपए बताई जा रही है। चल दो। खबर उत्तर प्रदेश के संभल से है, जहां एक मालगाड़ी रेल पटरी से उतर गई। तो वहीं अच्छी बात यह रही कि इस हादसे में किसी को चोट नहीं लगी। पटरी से मालगाड़ी उतरने की एक घटना जनपद संभल के चंदौसी जंक्शन पर देर रात की बताई जा रही है, जहां राजघाट की ओर से मुरादाबाद को जा रही मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए। सूचना के बाद रात को ही रेल महकमे में हड़कंप मच गया। रेल महकमे के अधिकारी और जीआरपी के अधिकारी मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू कर दिया। वहीं लक्सर क्षेत्र के खानपुर के कृषक को बिजली विभाग द्वारा 12 लाख का बिजली का बिल प्राप्त हुआ, जबकि किसान ने 4 महीने पहले ही पिछला बकाया बिल 3000 रुपए जमा करा दिया था, जिसकी रसीद विभाग द्वारा दी गई। वहीं विद्युत विभाग की आपको बता दें कि एक बड़ी लापरवाही से भारतीय किसान यूनियन अंबावत के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह सैनी अपने समर्थकों के साथ भट्टीपुर विद्युत सब स्टेशन पर पहुंचे और एससी से बात करते हुए लापरवाही के आरोप लगाए। तो वहीं इस मामले में एससी ने जांच कर कार्रवाई की बात कही है। सरचार्ज की जो दिक्कत है, जो बिल करेक्शन में है, तो कहीं कहीं जो दिक्कतें आ रही हैं वो हम उसको मत दिखाएं। कहीं मीटर रीडिंग की प्रॉब्लम आएगी, मीटर रीडिंग जो है थोड़ी सी दिक्कत हो रही, तो उस सबको दिखाते हुए और जो भी अगर कोई किसी गलती है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। होता सर किसानों से ये भारतीय किसान यूनियन अंबावता किसी भी कीमत पर अब हरिद्वार जिले में इनकी मनमानी बिल्कुल नहीं चलने देगी। और जिस किसान का जिसका भी बिल इन्होंने ज्यादा भेजा, इस तरह से गड़बड़ी करी बिल में, तो पूरा का पूरा बिल विभाग के द्वारा जमा करावेंगे। किसान या जो जिस उपभोक्ता का बिल इस तरह गड़बड़ी इन्होंने भेजा तो वो जमा नहीं करने का, वो हम विभाग के द्वारा ही करावेंगे। अगर आगे से ऐसी गलती हमारे सामने आई, ये बिल्कुल भारतीय किसान यूनियन अंबावता बर्दाश्त नहीं करेगी किसी भी कीमत पर। वहीं कुमाऊं का सबसे बड़ा मंदिर श्री अष्टादश भुजा महालक्ष्मी मंदिर श्रावण मास में भी नहीं खोला गया। इस पर जानकारी देते हुए महामंडलेश्वर स्वामी सोमेश्वर यति महाराज ने कहा कि कोरोना संक्रमण की वजह से सरकार के नियमों का पालन करते हुए मंदिर परिसर को श्रद्धालुओं के लिए बंद रखने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार के अगले आदेश नहीं आ जाते और कोरोना महामारी पर लगाम नहीं लग जाता, तब तक मंदिर श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेगा। हम तो ये श्रावण मास लगा हुआ है, यह भगवान शिव की आराधना का दिन है। विगत वर्षों में यहाँ पर मंदिर में जो श्रावण का महीना होता है, श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है और लोग भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। किंतु आज यह जो हमारे देश में कोरोना महामारी आई हुई है, उसकी सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए हम लोगों ने विगत 22 मार्च से मंदिर का जो मुख्य द्वार है वह श्रद्धालुओं के लिए बंद रखा गया है। क्योंकि यह श्रावण मास है और उत्तम मास कहा जाता है, किंतु हम लोगों ने अभी तक श्रद्धालुओं के लिए यह मंदिर अभी खोला नहीं है। किंतु हम लोग मिल करके भगवान शिव की आराधना करते हैं और ये श्रावण के 5 सोमवार हैं, भगवान शिव की आराधना का दिन है। तो मंदिर की नियमों के अनुसार, प्रतिष्ठा के अनुसार हम लोग भगवान शिव का जलाभिषेक, रुद्राभिषेक करते हैं। वहीं बस्ती के हरैया तहसील में दिव्यांगों के लिए बनाई गई योजना दम तोड़ती दिखाई दे रही है और ना ही महिलाओं को विधवा पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है। यहाँ एक दिव्यांग दर दर की ठोकरें खा रहा है। दरअसल एक दिव्यांग युवक ग्राम प्रधान से कई बार अपने आवास की गुहार लगा चुका है, लेकिन ग्राम प्रधान का कहना है कि जिन्होंने उन्हें वोट दिया है वे पहले उसका लाभ
किसी योजना का लाभ देंगे? ज्ञान में आया है, प्रार्थी ने आज तहसील पर अपना शिकायती पत्र दिया है। इसकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं और अगर इस तरह की बात आती है कि पात्रता के बावजूद उनको आवास नहीं दिया जा रहा है तो जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ इनको आवास दिलाने का कार्य भी सुनिश्चित किया जाएगा। ऐसे व्यक्ति सर जो पात्र हैं वो उनको आवास नहीं मिलता है, उनको सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता है, और जो पात्र नहीं है उनको लाभ मिल जाता है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसे जो भी मामले हमारे संज्ञान में आ रहे हैं सभी का निष्पक्ष रूप से जांच की जा रही है और अगर पात्र व्यक्ति को किसी वजह से किसी सरकारी लाभ का लाभ नहीं मिल पाया है तो उनको लाभ दिलवाया जा रहा है। आज पूरे देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 7 लाख के पार पहुंच गई है, तो वहीं देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में तीसरे पायदान पर पहुंच चुका है। उत्तराखंड पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज हाल ही में कोरोना से जंग जीतकर पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। न्यूज इंडिया संवाददाता अशोक कुमार ने सतपाल महाराज से की खास बातचीत। उत्तराखंड पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो हाल ही में कोरोना संक्रमित हुए थे, जिसके बाद से अब वो पूरी तरह से स्वस्थ होकर ठीक हो चुके हैं। सीधे चलते हैं, उनसे बात करेंगे। सर, न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। कोरोना संक्रमित आप हुए, इसके बाद से आप पूरी तरह से स्वस्थ आप हो चुके हैं, किस तरह का दौर रहा? एक अनुभव का दौर रहा और काफ़ी 17 दिन हम लोग वहाँ रहे और उसमें काफ़ी स्वाध्याय करने का मौका मिला और अंतर्मुखी होने का मौका मिला। मुझे वहाँ पर पहुँचने के बाद नेल्सन मंडेला की याद आई कि जो 27 साल एक रॉबिन आइलैंड के अंदर रहे, तो निश्चित रूप में मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा स्वाध्याय करने का और अंतर यात्रा करने का एक मौका है। आज मैं ये रामायण पकड़े हुए हूँ और ये रामायण हम चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को भेज रहे हैं और उनसे आग्रह कर रहे हैं कि इसमें एक पात्र है रावण, तो उसका भी अध्ययन करें। रावण दशानन था, अर्थात उसके 10 सिर थे। ये माना जाता है कि वो 10 गुना सोचता था, 10 गुना बल था, और ऐसा बलशाली का कैसे पतन हुआ, क्योंकि वुहान से निकल करके ये कोरोना वायरस सारी दुनिया में फैला और काफ़ी लोगों को इसने संक्रमित किया है। लोग, दुनिया हाहाकार मचा रखा है और हाहाकार कर रही है। तो काश वो लोगों की मदद करते, पर वो न करने के बाद वो अपना डिफेंस बजट बढ़ाए जा रहे हैं, लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। फिलीपींस के अंदर मलेशिया के साथ उनका संघर्ष चल रहा है, जापान के साथ उनका संघर्ष चल रहा है, रशिया के साथ उन्होंने व्लादिवोस्टॉक पर अपना क्लेम कर दिया है। तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की विस्तारवादी नीति नहीं अपनानी चाहिए। जन सेवा की, समाज सेवा की और विश्व कल्याण की बात हमें करनी चाहिए। महाराज जी, जैसे आपने अभी इस रामायण में रावण का एक उदाहरण यहाँ पर दिया, क्या लगता है आपका ये जो मकसद है, उनको जो संदेश देना है, इससे क्या उनको जो चीन के राष्ट्रपति है उनको कुछ सबक मिलेगा? उन्होंने एक अध्ययन कराया था जिसमें उन्होंने कहा कि बड़ी बड़ी सभ्यताओं का पतन कैसे हुआ है। अर्थात उन्होंने इस बात का आंकलन किया है कि बड़े बड़े जो मैं समझता हूँ कि डिक्टेटर्स रहे, बड़े बड़े जो राजा रहे, उनका कैसे पतन हुआ, क्या कमी थी, इसका अध्ययन उन्होंने किया है। और निश्चित रूप में ये भी नॉलेज उनको होनी चाहिए कि रावण का पतन कैसे हुआ। तो इसके अध्ययन के लिए मैं ये पुस्तक भेज रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि उनका ये ज्ञान लाभ करेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री द्वारा चीन के 59 ऐपों को पूरी तरह से प्रतिबंध किया गया। क्या लगता है इसका कहीं ना कहीं जो असर है, वो जो नुकसान है, वो चीन को उठाना पड़ेगा? निश्चित रूप में आर्थिक नुकसान बहुत बड़ा नुकसान होता है। जब चीन ने अपने प्रोडक्ट्स को सस्ता बना करके सारी दुनिया में फैला दिया, दुनिया की फैक्ट्रियां बंद हो गई। आज चीन ने जो संकट पैदा कर दिया है, उससे अब धीरे धीरे फैक्ट्रियां खुलेंगी, हम अपने देश के अंदर निर्माण करेंगे। तो मैं समझता हूँ सारी दुनिया समझ रही है और भारत का अनुकरण अगर और दुनिया करने लगी, जो भारत ने हमारे ऐप बंद कर दिए, आपने पता है मोदी जी ने ऐप बंद कर दिए हैं, तो निश्चित रूप में चीन के लिए बहुत बड़ा एक संकट पैदा हो जाएगा। जितना माल वो बनाता है अपने देश में तो वो खपत करेगा नहीं, वो तो दुनिया के लिए बनाता है। तो इसलिए उसको समझ में आ रहा है कि अब उसका पूरा बाइकआउट होने वाला है। और निश्चित रूप में जो 5G की टेक्नोलॉजी वो लाया था, जिससे कि कारें अपने आप चलेंगी, उस टेक्नोलॉजी के अंदर दुनिया को ये भय सता रहा है कि अगर ये अपनी टेक्नोलॉजी को बंद कर दे तो कारें क्रैश हो जाएंगी। किसी आदमी को मारना चाहता है तो आसानी से मार सकता है। तो उसकी 5G टेक्नोलॉजी भी जो है अब वो मैं समझता हूँ बैक बेंच में चली गई है और ऐसे में चीन को बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी के ऊपर उसने काफ़ी पैसा खर्च किया था। न्यूज़ इंडिया से बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, जिन्होंने न्यूज़ इंडिया से खास बातचीत की। कैमरामैन विनय कैंथोला के साथ अशोक कुमार, न्यूज़ इंडिया, देहरादून। खबर उधम सिंह नगर के किच्छा से है, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि किए जाने के विरोध में वाहन चालकों को पैम्पलेट वितरित किए। कांग्रेसियों ने आरोप लगाया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल डीजल की कीमत 20 रुपए से कम है, लेकिन
केंद्र सरकार लगातार महंगाई में इजाफा कर महंगे दाम पर पेट्रोल डीजल बेचने का काम कर रही है। गांधी जी एवं प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रीतम सिंह जी के आह्वान पर पूरे जो देश में एक मुहिम चल रही है कि डीजल पेट्रोल डीजल में जो रेटों में वृद्धि और रसोई गैस जो इतनी महंगी कर दी गई जिससे एक आम आदमी त्रस्त हो चुका है, उसको लेकर आज हम लोगों ने जनता को जागरूक करने के लिए हर पेट्रोल पंप पर जाकर वहाँ में एक नागरिक को बताने का काम किया है कि कच्चे तेलों का रेट क्या है देश के अंदर और ये किस रेट में सरकार जो यहाँ पे लूटने का काम कर रही है। उसको लेके आज हम लोगों ने बहुत बृहद प्रदर्शन किया है। यहाँ पर हर पेट्रोल पंप पर जाकर इस चीज़ के लिए रसोई गैस से लेकर डीजल पेट्रोल मूल्य वृद्धि से लेकर हम लोगों ने जनता के बीच में अपनी बात को रखा है और जनता इस चीज़ के लिए पूरी तरीके से त्राहिमाम कर रही है। लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सुध बुध लेने का कोई काम नहीं है, सिर्फ डीजल पेट्रोल और रसोई गैस के माध्यम से लोगों को लूटने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस कमेटी द्वारा आज एक कार्यक्रम निर्धारित किया गया था, उसमें हम लोगों ने जाकर के पेट्रोल पंपों पर जो हमारी आम जनता पेट्रोल डीजल भरा रही है, आज इस भाजपा सरकार ने 20 रुपए का कच्चा तेल खरीद करके 80 रुपए का बेचने का काम कर रही है। आम जनता की जेबों पर डाका डालने का काम कर रही है। हम लोगों ने पंपलेट वितरित करके उनको समझाया है कि ये हमारी खरीद है और ये बिक्री है। हम जनता से हमने पूछा है कि आप 80 रुपए लीटर पेट्रोल, सबने हमको यहाँ पर आश्वस्त किया है कि वो हम जनता हम आपके साथ है, कांग्रेस जनों के साथ है और इसको लेकर के एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में जनता भी भाजपा सरकार के खिलाफ है इसको लेकर के। और हम लोगों ने आज तमाम हमारे यहाँ के जितने पेट्रोल पंप थे, आम लोगों में, बाजार में भी, हर जगह भी हम लोगों ने पंपलेट वितरित करके इसको जताया है कि 20 रुपए की चीज 80 रुपए में बेची जा रही, जनता के संग लूट का काम किया जा रहा है। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है कि छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद रुख करेंगे कुछ और खबरों की ओर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। आइए रुक कर लेते हैं कुछ और खबरों की ओर। आपको बता दें कि रेलवे में निजीकरण का मामला भले ही राजनीतिक बहस का मुद्दा बनता जा रहा हो, लेकिन इस मामले में सकारात्मक और नकारात्मक विचार भी सामने आ रहे हैं। राजस्थान चैंबर ऑफ कॉमर्स का मानना है कि रेलवे में निजीकरण का प्रयास के अच्छे परिणाम आ सकते हैं। चैंबर के मानद महासचिव डॉक्टर केएल जैन के अनुसार आर्थिक उदारीकरण के दौर में सार्वजनिक उपक्रमों में सरकारी हिस्से को कम किया जा रहा है। इनमें निजीकरण से आर्थिक और व्यावसायिक क्षेत्र में विकास के नए अवसर उपलब्ध होंगे और काम करने की क्षमता का अधिकतम उपयोग हो सकेगा। सार्वजनिक क्षेत्रों के जो प्रतिष्ठान है उसमें निजीकरण एक बहस का मुद्दा हमेशा से रहा है। सरकारों की तरफ से कई बार ये प्रयास किया गया कि वो सार्वजनिक क्षेत्र जो घाटे में चल रहे हो उनमें विनिवेश की प्रक्रिया को आगे ले जाया जाए। जब से उदारीकरण शुरू हुआ तब से लगाकर आज तक जितने भी केंद्र की जो सरकारें बनी हैं उन्होंने इस दिशा में काम किया है। हमारे साथ में है राजस्थान चैम्बर के मानद महासचिव डॉक्टर केएल जैन साहब। इनसे हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि केंद्र सरकार का यह जो प्रयास या यह जो कार्य करने का जो है कि रेलवे में निजीकरण को आगे बढ़ाया जाए, किस तरह से देखते हैं आप? राजस्थान चैम्बर की दृष्टि में ये एक अच्छा कदम है। ये सन 1990 से ये प्रक्रिया जो उदारीकरण की, प्राइवेटाइजेशन की, ग्लोबलाइजेशन की चली, ये उसी की कड़ी का एक महत्वपूर्ण कदम भारत सरकार ने सोचा है। निश्चित तौर पर इससे एफिशिएंसी जिसे कहते हैं, टाइम शेड्यूल जिसे कहते हैं, अनुशासन जिसे कहते हैं, वो अधिक संभव हो पाएगा। अक्सर कर देखा है कि सरकार के करण के काम में या सरकारी उपक्रमों में जिम्मेदारी का एहसास बहुत कम होता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के अंदर इसका सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट है। वहाँ जिम्मेदारियाँ तय की जाती है, टारगेट के अनुसार काम किया जाता है। मेरा ऐसा मानना है कि इस कदम से रेलवे में एक स्फूर्ति आएगी, आवागमन सुलभ होगा और यात्रियों को जो अपेक्षित सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं मिलेगी। राज्य को राजस्व की प्राप्ति भी होगी क्योंकि वो लीज के हिसाब से प्राइवेट सेक्टर को पीपीपी मोड के हिसाब से देंगे। जैसा बताया गया है कि गार्ड और ड्राइवर सरकार का होगा, बाकी और सब काम जितने रेलवे के हैं वो सब प्राइवेट सेक्टर करेगा। इसमें बिड्स मांगी जाने की बात चल रही है, पीपीपी मोड के अंदर चलाने की बात चल रही है, लेकिन ये योजना है, अब सरकार की योजना है, टाइम तो इसमें लगता है, लेकिन हमारा निश्चित मान्यता है कि इससे
एफिशिएंसी के साथ साथ रोजगार के साधन भी अलग सुलभ होंगे और उद्योग और व्यापार जगत को आवागमन के लॉजिस्टिक सपोर्ट जो रेलवे के निजीकरण से जो फ़ायदे हो सकते हैं वो संभव हो पाएंगे कि सरकारी तंत्र में और निजी क्षेत्र में काम करने का तरीका बिल्कुल अलग अलग होता है, जहाँ जिम्मेदारियाँ तय की जाती हैं, लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं और उसके अनुसार कार्य प्रतिपादित किया जाता है। लेकिन कई बार ऐसा माना जाता है कि रेलवे जो है हमारे सामाजिक जीवन का एक ऐसा आधार है जिससे कि आम आदमी जुड़ा हुआ है, कम से कम वो मध्यम वर्ग से नीचे वाले लोग जिनको सस्ती जो है रेल सेवाएं आवागमन के साधन सुलभ हो जाते हैं। लेकिन ऐसा भी माना जा रहा है और इनके जो एक विरोधी तर्क उभर कर के सामने भी आते हैं कई तरह की, लेकिन किस तरह की चुनौतियां और संभावनाएं देखते हैं आप इस प्रक्रिया के दौरान? देखिए, सामाजिक परिप्रेक्ष्य जरूर महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर में जाने से किराया बढ़ जाएगा। ये भी एक सोच गलत है। संभवतः एफिशिएंसी के मापदंड अगर बरकरार रहते हैं और एफिशिएंसी बढ़ती है तो उम्मीद ये करनी चाहिए कि सुविधाएं अगर यात्रियों को अधिक मिलती हैं और किराया भी संभवतः एफिशिएंसी बेटर होने के कारण से कालांतर में घटता है तो आम जनजीवन को इससे नुकसान नहीं होगा। एक तरह से आज जो भाई भतीजावाद और पारदर्शिता काम में नहीं है वो पारदर्शिता भी आएगी और उचित व्यक्ति को कार्यकुशलता के आधार के ऊपर रोजगार मिलेगा और उससे लक्ष्य जो आंकड़े तय किए जाएंगे उसके अनुरूप उसका मॉनिटरिंग होगी। और मेरा मानना है कि इससे जनजीवन के ऊपर जिसको अब तक सुविधाएं सस्ती मिलती रही हैं उनको डरने की आवश्यकता नहीं है। प्राइवेट सेक्टर हमेशा विश्वास करता है मोर टर्नओवर लेस प्रॉफिट, और उसी के अनुसार प्राइवेट सेक्टर के अब तक जो नतीजे आए हैं, कोविंद की बात छोड़ दीजिए, इस कालखंड में तो करीब करीब सभी घाटे में रहे हैं क्योंकि डिमांड नहीं रही है। आपने देखा होगा रेलवे में भी अभी हालांकि पूरी चली नहीं है तो भी जो कुछ आवागमन हो रहा है उसमें रेलवे को कोई फ़ायदा नहीं है। रेलवे को हर साल नुकसान होता है और किराया बढ़ाते ही पब्लिक चिल्लाती है, लेकिन वो चिल्लाना बंद हो सकता है अगर उनको सुविधाएं उतनी जितनी किराया लिया जाता है उतनी मुहैया अगर हो तो निश्चित तौर पर लोगों को उसका भारीपन नहीं पड़ता है। और प्राइवेट सेक्टर में जैसा मैंने बताया कि मापदंड के आधार के ऊपर काम होता है और लो हायर टर्नओवर मिनिमम प्रॉफिट के आधार के ऊपर प्राइवेट सेक्टर का जनजीवन चलता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, हिंदुस्तान की आज़ादी के दौरान भी रेलवे ने जो है एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। जब से यहाँ हिंदुस्तान में रेलवे का संचालन शुरू हुआ तब से वह हमारे जीवन का एक ऐसा आधार बन चुका है कि आवागमन ही नहीं, संचार साधनों में तेज़ी से जो विकास हुआ और उसके कारण से पूरा हिंदुस्तान एकजुट होकर के उस आज़ादी के आंदोलन के दौरान रहा। कैमरा पर्सन जितेश शर्मा के साथ रमेश पुरोहित, न्यूज़ इंडिया, जयपुर। तो ये राजस्थान के जोधपुर में लॉकडाउन के बाद अनलॉक 1 में दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोगों का काम धीरे धीरे पटरी पर आ रहा है, लेकिन दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोगों का कहना है कि वो लोग जोधपुर के घंटाघर के फुटपाथ पर दुकान लगाकर अपने घर का गुजारा कर रहे हैं, लेकिन जोधपुर नगर निगम द्वारा उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा। वहीं भरतपुर जिले के कामा कस्बे के गयाकुंड मोहल्ला में करीब 1.5 माह से पानी सप्लाई न होने को लेकर सैकड़ों की संख्या में महिलाएं पैदल मार्च करते उपखंड अधिकारी के कार्यालय पहुंची, जहां महिलाओं ने प्रदर्शन कर उपखंड अधिकारी विनोद कुमार मीणा को ज्ञापन सौंपा। राजस्थान के भीलवाड़ा में रिक्त पड़े राजकीय माध्यमिक विद्यालयों कनिष्ठ सहायक के 301 पदों की भर्ती राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा शुरू कर दी गई है। तो वहीं कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा 2018 में चयनित 301 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 6 दिनों तक की जाएगी। कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा कनिष्ठ सहायकों की भर्ती परीक्षा 2018 है, उसके सफल कैंडिडेट अपन को 301 दिए गए हैं, उसकी काउंसलिंग की जाए। विद्यालयों में रिक्त पद और शेष में
मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के कार्यालयों में जो पद रिक्त है उनके विरुद्ध आज से पोस्टिंग चालू हो गई है। आज हमने 50 कनिष्ठ सहायकों को आमंत्रित किया है, 50 की पोस्टिंग होगी। 10 कैडेट का डॉक्यूमेंट का मोल से मिलान कर लिया है। उसके लिए हमने मास्क लगाए हुए हैं, थर्मल स्क्रीनिंग की कराई जा रही है और साबुन से हाथ धोना, सैनिटाइज करना, ये सब किया जा रहा है। अलवर के रामगढ़ में सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस का खुलेआम उल्लंघन करते हुए एक छोटे कमरे में 50 से भी अधिक बच्चों की परीक्षाएं ली गई। रामगढ़ में उड़ान राजीविका महिला सर्वांगीण विकास सहकारी समिति लिमिटेड की ओर से पशुधन विकास संशोधन की परीक्षा ली गई, जिसमें कोविड-19 को लेकर सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन की धज्जियां उड़ती नजर आई। उधर एक ही कमरे में ठूस ठूस कर बिठाकर इस तरह परीक्षा देने की औपचारिकता पूरी कराने से अधिकांश परीक्षार्थियों में आक्रोश दिखाई दिया। तो वहीं नैनीताल के कौशे कटोली में 3 महिलाओं के कोसी में बहने के बाद पूरा परिवार सदमे में है। जोरसी गांव के पास हुई घटना में अभी तक केवल 2 ही महिलाओं के शव बरामद हुए हैं। प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम ने दिन भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, लेकिन महिला का शव नहीं मिला। तीनों महिलाओं के छोटे छोटे बच्चे हैं और अब परिवार में छोटे मासूम बच्चों के भरण पोषण की चिंता सता रही है। हमारे यहाँ जौरासी कुशा कटौली में कल सुबह ये घटना हुई है, जिसमें 3 महिलाओं के बह जाने की सूचना प्राप्त हुई थी और सुबह से हम लोग का रेस्क्यू उसमें चल रहा था, जो कि 7 बजे शाम तक चला है। इसमें से 2 महिलाओं के शरीर को हम लोगों ने बरामद कर लिया था और वर्तमान में अभी उसमें खोजबीन जारी है। अभी एक जो महिला है वो अभी बरामद नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं मिला हुआ है उसका शरीर। और आगे इसमें हम लोग अपनी जो कार्रवाई है, जो आपदा के अंतर्गत इसमें मुआवजे की राशि है, उसके लिए जिलाधिकारी महोदय को इसमें हम लोग अपना P20 प्रेषित कर रहा है। राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में उपजाऊ कृषि भूमि को छोड़कर पलायन करते लोगों से खाली गांवों में यदि उसी बंजर हो चुकी भूमि को कोई महिला उपजाऊ बनाती दिखे तो ताज्जुब होना लाजमी है। लेकिन इसका उदाहरण है कंधे पर भारी भरकम हल रखकर खेतों में जाते हुए और खेतों में अपने बैलों की जोड़ी के साथ बंजर खेतों को हल से जोतते हुए स्क्रीन पर दिखती जीवटता की मिसाल 42 वर्षीय कौशल्या देवी। जहां एक तरफ देश के साथ साथ प्रदेश में भी आपको बता दें कि कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश में कोरोना संक्रमण मामलों की रफ्तार धीमी हो रही है और रिकवरी भी दुगनी दर से बढ़ रही है। बात करें पौड़ी के रहने वाले 24 वर्षीय अनुज नेगी की, जो कि कुछ समय पूर्व कोरोना पॉजिटिव थे, लेकिन आज अनुज पूरी तरीके से स्वस्थ है। उन्होंने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि कोरोना से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। ट्रैवलिंग हिस्ट्री, दिल्ली की ट्रैवलिंग हिस्ट्री मेरी रही है और मैं लगभग दिनांक 6 को मैं पौड़ी गढ़वाल यहाँ पे पहुँचा दिल्ली से और मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग, उनके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग मेरे को यहाँ पे क्वारंटीन कर दिया गया हॉस्पिटल में। देन आई गॉट टू नो कि 11 तारीख को जब मेरी रिपोर्ट आई कोरोना में पॉजिटिव एक्चुअली उसमें पाया गया एंड देन श्रीनगर जो बेस हॉस्पिटल है उसमें मुझे रेफ़र कर दिया गया और 11 दिन मैंने वहाँ पे आइसोलेशन वार्ड पे निकाला और मेरे साथ और भी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स थे वहाँ पे। और तो इसमें घबराने की कोई ऐसी बात नहीं है। लोग पैनिक इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें 14 दिन आइसोलेट किया जाएगा या सेल्फ क्वारंटीन उन्हें करना पड़ेगा, तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा मानना ये है यहाँ पे आप डॉक्टर्स को, एडमिनिस्ट्रेशन को और जितने भी कर्मचारी हैं आप उनको सपोर्ट करें और इस वीडियो से यही मैसेज हम देने की कोशिश कर रहे हैं कि प्लीज़ 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 डोंट पैनिक। पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे क्योंकि जो डेथ रेट है वो बहुत ही मतलब हमारा कम है और रिकवरी रेट बहुत ही अच्छा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।